स्टूडेंट, आज हम सभी छोटे बच्चों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस परीक्षा होना है, उस परीक्षा में जो सिलेबस में नई टॉपिक जोड़ी गई है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि जो रीजनिंग क्वेश्चंस होते थे वो टोटल क्वेश्चन की संख्या 40 होती थी, उसमें से अब 20 ही क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे और 20 आपके जो इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान जो आप पढ़ाई करते हैं क्लास 5, 4, 3, 6 में, अब उस पे संबंधित 20 प्रश्न आएंगे जो 25 मार्क्स के होंगे। ये एक नया सुधार किया गया है, नई सिलेबस में एंट्री की गई है। तो आप सभी को ये पहले जानकारी हो चुका होगा कि आपके सिलेबस में जो 20 नए क्वेश्चन आने वाले हैं, आज मैं उसी 20 क्वेश्चन से संदर्भ में प्रथम टॉपिक हमारा है वो है इन्वायरमेंटल साइंस का ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम लोग कहते हैं परिवहन। अब परिवहन के लिए परिवहन है और भी अदर जो हमारे टॉपिक्स, जो 6 टॉपिक्स हैं, उनमें हम पहले इसको लेकर आए हैं। तो ये मानकर चलिए कि आपको इससे 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे और जो बहुत ही सरल है। बच्चों, अब हम लोग परिवहन के बारे में जानना शुरू करेंगे और जानने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आपको उत्तर देने होंगे। मेरा प्रश्न यह है कि बताइए कि आप अपने घर से विद्यालय कैसे आते हैं। तो इसका जवाब आप सभी विद्यालय का एक समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग का मतलब क्या हुआ कि कोई पैदल आता होगा, कोई किसी गाड़ी के सहारे आते होंगे, 2 व्हीलर से आते होंगे, कोई 4 व्हीलर से आते होंगे, कोई साइकिल से आता होगा, कोई रिक्शा से आता होगा, कोई ऑटो रिक्शा से आता होगा, कोई बाइक कार आता होगा। और आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी ट्रांसपोर्ट से इवन आप पैदल ही आते हैं तो आप क्या करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप जब दूरी को तय करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम कोई सामान को ही साथ में लेकर चले, खुद आप एक सामान है ना। आपको जब गाड़ी बैठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है तो उस समय आप खुद समान होते हैं, व्यक्ति भी समान हो सकता है, अदर दूसरे लोग भी समान हो सकते हैं। तो अगर आप ये समझ लीजिए कि यदि आप घर से स्कूल आए तो अपने घर से स्कूल आए तो कोई ना कोई दूरी तो तय की है और कुछ अपने साथ सामान भी लेकर आए। जैसे आप अपना बैग लेकर आए तो इसको हम लोग इस दूरी को तय करने के लिए जो समय लगा, तो कम से कम समय, ज्यादा से ज्यादा दूरी तय किया जाए एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, इसी को परिवहन कहते हैं। अब इसके मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, जैसा कि आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए, आपके जानकारी के लिए आप देखिए, मैंने कुछ आपके पास पिक्चर लाया हूं। कुछ ऐसे वाहन का मैंने प्रयोग किया है, व्हीकल्स का प्रयोग किया है, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ट मैंने एक लेकर आया है। आप सभी बच्चे, आप इन सभी जो व्हीकल्स है सबको आप अच्छे से जानते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए कार है, ये साइकिल है, ये हेलीकॉप्टर है, और साथ में ये देखिए आपका एक मैंने पुलिस कार दिया है, ये देखिए आपका स्कूटर है, ये बस है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, टैक्सी है, जीप है, एयरप्लेन है, सेबुट है, एम्बुलेंस है, हॉट एयर बैलून है। ये भी देखिए परिवहन के चार्ट में है, ध्यान दीजिएगा, इससे भी हम लोग दूरी तय करते हैं। इसी प्रकार से आप जेसीबी देख रहे हैं, ट्रेन देख रहे हैं, शिप देख रहे हैं, आप फायर ट्रक देख रहे हैं, सबवे देख रहे हैं, और मेट्रो वगैरह, ये सारे एरोप्लेन वगैरह देख रहे हैं। ये जितने भी मैंने व्हीकल्स आपको यहां पर दिया है ना, ये सभी ट्रांसपोर्टेशन में यूज किए जाते हैं। लेकिन
इनके मार्ग अलग अलग होंगे, लेकिन उद्देश्य एक ही होगा। तो इन्वायरमेंटल साइंस में ये जो हमारे पास गाड़ियां, जो व्हीकल्स आ रही है, इसमें विज्ञान कहाँ है? देखिए, विज्ञान तो हर जगह पे है ना, ढूंढने की जरूरत है। विज्ञान के बिना तो हम लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप कोई भी विषय वस्तु पढ़िए, वहां विज्ञान तो है ही। तो हमारा जो विज्ञान है, इस विज्ञान को हम लोग को कैसे समझना है, इसमें विज्ञान कहां से हुआ आप देख सकते हैं। हमने जो लिखा कि परिवहन क्या है, ये देखिए लिखा है कि परिवहन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है। मैंने कहा लोगों से मतलब है हम सभी व्यक्ति, वस्तुओं, और साथ में यह ध्यान रखिएगा, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल दे रहे हैं आप, लेटर, मैसेज, टेलीग्राम, मनी ऑर्डर, ये सब भी परिवहन है। मोबाइल भी परिवहन है, संदेश आप यहां से वहां भेज रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का वे, कम्युनिकेशन का वे बहुत कुछ हो सकता है। आप कोई बात को याद रखते हैं और कहीं पे उस बात को मन ही मन किसी बात को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करा लेते हैं, ये भी ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन ही है, कम्युनिकेट किया जाए। लेकिन यहां पर जो हमारा विज्ञान है, वो विज्ञान है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया, यानी इस प्रोसेस का नाम परिवहन है, जहां से एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी सामान को, किसी व्यक्ति को, किसी मटेरियल को अगर हम लोग ले जाते हैं, उसी का नाम है परिवहन। जैसे उदाहरण स्वरूप बहुत सारे उदाहरण पहले मैंने चार्ट में भी दिखाया, अभी भी दिखा रहा हूं, बस, रेलगाड़ी, साइकिल, ऑटो रिक्शा, नाव, जहाज, हवाई जहाज। उद्देश्य क्या है? साइंस में ऑब्जेक्टिव देखा जाता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए ऑब्जेक्टिव है, देखिए ध्यान से देखिएगा, दूरी और समय को कम करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो हम लोग जिस प्रक्रिया के माध्यम से, जिस कम्युनिकेशन के माध्यम से इसे पूरा करते हैं, इसी को परिवहन कहते हैं। और यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। अब है कि कोई ना कोई तो वे होगा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। आप घर से आए, स्कूल आए, तो कोई रास्ता से आए, या तो आप सड़क से आए होंगे, या फिर आप जल मार्ग से आए होंगे। जल मतलब नदी से, समुद्र से, नहर से, किसी भी, और बीच में अगर कोई बच्चे के बीच में अगर कोई नहर होगा, अगर ब्रिज नहीं होगा तो आया होगा कैसे? नाव से आया होगा, या जो शिप होता है उससे आया होगा, या फिर आप एयर मार्ग से आए होंगे, या इंटरनेट के थ्रू आप मैसेज, आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पास कर रहे हैं। जैसे अगर कोई व्हाट्सएप, आप एक बच्चे से दूसरे बच्चे को कोई भी पेपर पास करते हैं, दैट संदेश पास किया आपने, दैट इज द परिवहन, कम्युनिकेशन हुआ, इसको भी बोलते हैं। तो साइंस में यही चीज, इसी को समझना है कि ये जो हमारा परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे डेली लाइफ में जो हमारे जो दिनचर्या चलती है ना, इसमें हमारा बहुत ही योगदान है परिवहन का। मैंने शुरू में ही कहा कि दूरी को कम करने के लिए, समय कम लगाने के लिए, अपने समय को बचाने के लिए अगर हम लोग कोई भी इस तरह का कार्य करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं परिवहन। यही परिवहन है। अब देख लीजिए, अब क्या होता है कि इसमें क्या क्या लाभ होता है कि आप किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में खेती होता है, खेती का सामान बहुत खाने पीने से ज्यादा खेती होता है, तो उसको कहीं ना कहीं तो आप सोचिएगा कि भाई इसका कोई मूल्य मिल जाता। मूल्य मिलने के लिए अच्छा मूल्य कहाँ मिलेगा? बाजार में। तो गांव में खेती होता है और आपको बाजार में ले जाना है, तो कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में हम लोग यूज करते हैं। उद्योगों के लिए कच्चा माल, जैसे हमारा कोई कहीं इंडस्ट्री लगा हुआ है, तो वहां रॉ मटेरियल तो बनता नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि शुगर केन, चीनी बनाने का मिल हमारे पास है, कहीं पे उद्योग लगा हुआ है, तो गन्ना तो चाहिए होगा ना, तो गन्ना तो गांव में ही होगा ना। उस गन्ना को रॉ मटेरियल होगा, उस गन्ना को उस उद्योग तक, उस चीनी मिल तक पहुंचाने के लिए हमें जो भी हम लोग प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे, जिस भी हम लोग मोटर व्हीकल्स को इस्तेमाल करेंगे, वही हमारा परिवहन कहलाएगा। उद्योगों के लिए कच्चा माल पहुंचाना हो गया, तैयार वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचा। चीनी बन गया, देखिए गांव से गन्ना गया, गन्ना उद्योग मिल में गया, मिल से में चीनी बना। अब देखिए वही चीनी फिर हमारे पास आ रहा है, फिर देखिए वापस आ रहा है। गया जिस वे से गया था, उद्योगों के लिए कच्चा माल पहुंचा था,
उसी रास्ते से वो हमारे उपभोक्ता हम लोग होते हैं, हम लोग कंज्यूमर होते हैं, वो हमारे तक फिर वापस आ गया। शिक्षा और रोजगार के अवसर तक पहुंचने में सहायता करता है। वेरी गुड। अगर हमारे पास वो शिक्षा और रोजगार में कैसे, अगर हमको स्कूल जाना है, हमारा स्कूल का जो दूरी है घर से बहुत दूर है, तो परिवहन के जरिए जाएंगे। रोजगार भी हो गया कि अगर आप स्कूल जाते हैं पर किसी परिवहन से जाते हैं तो वहां अपना कुछ ना कुछ पे करते हैं, तो वहां जो उसमें इन्वॉल्व है उसको रोजगार मिल गया। और भी बहुत सारे वे होते हैं। उसी प्रकार से देश के विभिन्न भागों को जोड़ना। आप सपोज कर लीजिए डुमरिया में है, आपको आमस आना है या खिजरसराय जाना है या गया शहर में आना है, तो आप पैदल चलेंगे तो सोचिए कि कितना समय लगेगा, क्योंकि दूरी तो अधिक है। 100 किलोमीटर है गया से डुमरिया की दूरी, 70 किलोमीटर है आमस की दूरी। तो आप कैसे गया पहुंचेंगे? शहर में अगर आना चाहते हैं तो दूरी कम है, तो आप चाहते हैं कि हम बहुत कम समय में आ जाएं। आप चाहते हैं कि हम 20 से 25 मिनट में आए, तक अगर डुमरिया में एयरपोर्ट है और गया में एयरपोर्ट है, आप आराम से 20 से 25 मिनट में आ जाइएगा। इसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा इसमें कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, पैसा कम लगे, बस से आइएगा। अगर रेल का सेवा है तो रेल से आइएगा, बस से आइएगा। 2-2.5 घंटे लगेंगे, समय तो लग जाएंगे, क्योंकि बस की एक अपनी लिमिटेशन है कुछ दूरी से, क्योंकि उसमें यातायात के नियम को भी पालन करना है। इससे ये भी है कि यातायात के नियम को भी पालन करना है। इन सारी पहलुओं को देखते हुए हम लोग इस पर विचार करते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको बनाना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है कि कैसे हमको व्यापार और आर्थिक विकास का बढ़ावा दे। देखिए इसको हमने एक लाइन में बनाया है, ध्यान से देखिए कि कैसे आपको इसको याद रखना है। मैंने लिखा है कि व्यक्ति प्लस वस्तु प्लस स्थान परिवर्तन। अब आप कहें सर समय नहीं लिखे, देखिए मैंने इसलिए समय नहीं लिखा कि मैंने परिवहन का नाम नहीं लिया कि मैं किस परिवहन की यूज कर रहा हूं, जल मार्ग से जा रहे हैं कि सड़क मार्ग से जा रहे हैं कि हवाई मार्ग से जा रहे हैं, तो इसलिए हमने समय का जिक्र नहीं किया है। इसीलिए मैंने ये 3 महत्वपूर्ण जो बातें हैं इसकी सिर्फ जिक्र किया कि इन सभी को एक साथ मिला दिया जाए, यही परिवहन है। बच्चे आप लोग भी इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर व्यक्ति वस्तु का स्थान परिवर्तन होता है समय के साथ, जिस भी वे से होता है, चाहे वो रोड से हो या वाटर थ्रू हो या एयर के थ्रू हो, वो कहलाएगा परिवहन। अब इसके बाद आगे मैं बढ़ते हुए अब इसके मैं टाइप में जाता हूं, जिसकी मैं अभी चर्चा कर ही रहा था कि पहला टाइप क्या होगा, तो लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी भूमि के जरिए जमीन पे चल के। उसके लिए उदाहरण है कि सड़क और रेल द्वारा होने वाले परिवहन। सड़क पर जो गाड़ियां चलती है वो आप सारे बच्चे जानते हैं, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, आप ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड है। जो ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पे चलती है उसमें रेल है तो भी तो हमारा लैंड ही है, क्योंकि वो भी धरती पे है। लेकिन मैं एक बात आपको जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि रेलवे ट्रैक से ऊपर यानी 1 फीट ऊपर रेल की सफर भी की जा रही है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक रेल बोलते हैं। जैसे जापान वगैरह में जैसे बुलेट ट्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं, वो अपने जब वो चलता है तो जो स्थल मार्ग है ना उसको थोड़ा सा उसके ऊपर उठ के चलता है। दैट मींस इसका मतलब ये नहीं कि वो हवाई मार्ग हो गया, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है। जब आप आगे के क्लास में आएंगे तो ये बातें आपको समझाई जाएगी और अच्छे से आप समझ भी सकेंगे। उसी प्रकार से देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, नदी में, झील में, समुद्र में, इस तरह के। अगर हमारे पास अभी आप लोग देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम बहुत आप लोग घर में सुने होंगे, बहुत चर्चा, पेपर वगैरह आपके घर में, न्यूज पेपर, न्यूज टीवी वगैरह सब में आ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के डिस्टर्ब हो जाने, एक मार्ग, छोटे से मार्ग को डिस्टर्ब हो जाने से पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमत बढ़ गई, उसके चलते पूरे बाजार के हर एक वस्तु की कीमत बढ़ चुकी है। यानी आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी मार्ग में अवरुद्ध होता है, अगर मार्ग में बाधा आती है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोग ही, उपभोक्ता ही होता है। इसलिए भी जरूरी है कि परिवहन क्यों जरूरी है, इसीलिए अब अगर उसमें हमारा नाव चलता है, स्टीमर चलता है और जहाज चलता है। और थर्ड जो है, सबसे कम समय में दूरी, अगर ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करना है सबसे कम समय में, तो वो आपका है वायु परिवहन। और वायु मार्ग से होने वाला जो परिवहन है, इसमें है हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का मैंने नाम रखा है। देखिए इसमें अब बहुत सारी बात होगी तो रॉकेट साइंस भी आ जाएगा। अब रॉकेट की स्पीड कितनी होती है, एयरक्राफ्ट आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये सारे भी परिवहन के ही पार्ट्स हैं। और उससे भी कम समय में अगर कोई मैसेजिंग करना है, कोई बातें इधर से उधर करनी है,
तो हमारा मोबाइल जो है, इंटरनेट जो है, साइबर जो हमारे पास पोर्टल होते हैं, इन सब के जरिए हम लोग तेजी से, हवाई जहाज से भी तेजी से, इतनी तेजी से कि आप समझ लें यहाँ क्लिक मारे वहां पहुंचा। दैट मीन्स इस तरह का हमारे ये भी परिवहन के रूप होते, कम्युनिकेशन है, परिवहन के रूप में आते हैं। इस प्रकार से देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको पुराने समय में ले जाता हूं। बच्चे, हो सकता है कि आप लोग जिस समय आपकी जन्म हुई, जन्म से अभी तक आपकी उम्र हो सकता है 8-10 साल की हो, उससे भी कम हो, क्योंकि आप क्लास 5 के स्टूडेंट हैं। मे भी आपकी उम्र बिलो 10 हो सके कि आपके पास, आपके गांव में बैलगाड़ी हो ही नहीं, हाथ गाड़ी हो ही नहीं, इक्का गाड़ी हो ही नहीं, आपने बैल देखा ही नहीं, घोड़ा देखा ही नहीं, तो भैया आप तो कहेंगे कि इस तरह का कौन सा परिवहन था। तो मैं थोड़ा सा चित्र के साथ आया हूं कि थोड़ा हमारे बच्चे इस बात को भी सीखें कि जब हमारे पास कोई भी संसाधन नहीं था, हमारे पास परिवहन ट्रांसपोर्ट के नाम पे सड़क मार्ग सिर्फ हुआ करता था, वो भी कच्ची सड़क हुआ करता था। मेरे पास रेल की सुविधाएं नहीं थी, एयर ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी, तो सिर्फ हम लोग स्थल मार्ग से, सड़क के द्वारा जब भी कोई दूरी तय करते थे, समय काफी लगता था, क्योंकि हमारे पास उस समय उस इतना डेवलप हमारा साइंस नहीं था। अभी मैं यही कहा, यही ईवीएस में पढ़ाया जाता है। लेकिन एक चीज बच्चों में कहूंगा कि देखिए, उस समय हमारा दूरी तो ज्यादा था, समय ज्यादा लगता था, लेकिन इन्वायरमेंट के हिसाब से सबसे बढ़िया था। बैलगाड़ी के रास्ते में कहीं भी प्रदूषण नहीं होता था। एक्का गाड़ी अगर घोड़ा के हम लोग यूज करेंगे तो घोड़ा से जल्दी से हम लोग उसको क्या करते थे, कवर करते थे उस दूरी को। तो इसका मतलब हुआ, ये देखिए, एक तरफ बैलगाड़ी का दिखाया जा रहा है, एक तरफ घोड़ा गाड़ी का, यानी तेज, इसी को एक्का गाड़ी भी कहते हैं। हाथ गाड़ी पश्चिम बंगाल वगैरह में अभी भी हमारे पास जो रिक्शा पुलर होते हैं ना, हाथ से खींचते हैं, जो हमारे रिक्शा पुलर होते हैं, वो रिक्शा पर बैठा के जिस तरह से आप देखते होंगे। अब तो ईवी का जमाना आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जमाना आ गया है, अब तो उसमें भी बैटरी के जरिए हम लोग ये करते हैं। तो थोड़ी सी पॉल्यूशन बहुत हो गई, उस पॉल्यूशन को कम करने की दिशा में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। साइंस डेवलप हुआ है, अभी हम लोग जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ईवी का इस्तेमाल करके पॉल्यूशन को कम से कम करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अगर पॉल्यूशन एनवायरनमेंट को नहीं हम लोग शुद्ध किए तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग को इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि एनवायरमेंटल साइंस को आगे बढ़ाया जाए। कुछ एग्जांपल्स इसमें देखा गया है, जल्दी से बच्चों देखेंगे कि सड़क द्वारा लोगों और वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने, सड़क रास्ते से चले गए, इसकी विशेषता क्या है? सड़क मार्ग की विशेषता देखिए, आपके एग्जाम में आएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके भी आया हूं, जल्दी से मैं क्वेश्चंस में भी आ रहा हूं। देखिए, छोटी और मध्यम दूरी के लिए उपयोगी, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सड़क मार्ग का उपयोग किस तरह के दूरी के लिए होता है, तो वहां आपको ध्यान लगाना होगा। छोटी और मध्यम दूरी, कम दूरी वाले या मीडियम क्लास, मीडियम मतलब कि जो बहुत ज्यादा दूर नहीं हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ में ये देखिएगा आप लोग, यहाँ पर घर घर तक सामान पहुंचाने में आसान है। मान लीजिए आपको घर तक सामान ले जाना है तो छोटा गाड़ी ही जाएगा ना, बड़ी गाड़ी तो जाएगी नहीं, एरोप्लेन तो जाएगा नहीं, रेल तो जाएगी नहीं, बस तो आएगी नहीं। तो छोटी छोटी गाड़ियां जो होती है, रिक्शा वगैरह होती है या टोटो वगैरह जो देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, वो जा सकते हैं। और पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपयोगी है। यानी आप वहां पर पहले देखिए, हाथी के जरिए, घोड़ा के जरिए, बैल गाड़ी के जरिए पहाड़ पे चढ़ाया जाता है, और पहाड़ पे चढ़ने में काफी बल लगता है, तो हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। हाथी भी हमारे लिए परिवहन के रूप में काम होता है। अगर पहाड़ पर चढ़ाने के लिए होता है, तो अभी जो है हमारे पास जो इस तरह के गाड़ी बनाए गए हैं, इस तरह से व्हीकल्स के तैयारी की गई है, तो पहाड़ पर भी, पहाड़नुमा जगह पर भी आसानी से चढ़ जाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे स्थल मार्ग के लिए था। अब रेल के लिए है, रेल में यात्रा हम लोग करते हैं, मालगाड़ी होता है, मेट्रो होता है, ये सारे रेल्स के आप नाम जानते हैं। मैं भी आप सफर किए भी हो या नहीं भी किए हो तो ये कहीं ना कहीं से सुने होंगे। उससे फायदा क्या होगा? अगर बहुत भारी संख्या है, बहुत ज्यादा लोग हैं, एक साथ हमको कैरी कराना, सबको ले जाना है, देखिए बड़ी संख्या में यात्रियों को ले जा सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा सामान को ले जाना, कि भारी से भारी सामान है, हैवी सामान है, तो आप भारी मात्रा में सामान ले जा सकते हैं। लंबी दूरी तय किया जा सकता है। हमको गया से दिल्ली जाना है और हमको 2000 टन चावल ले जाना है, रेल
रेल पे रखेंगे, मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, मालगाड़ी में ले जाएंगे। अगर हमको 5000 व्यक्ति को गया से दिल्ली ले जाना है, क्या करेंगे? यात्री रेलगाड़ी से ले जाएंगे। हमको जल्दी से गया के किसी एक छोर से दूसरे छोर जाना है तो मेट्रो का इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए तीनों का अपना अपना अलग अलग जो होता है। अच्छा, अब आप इसमें देखिए हमने लिखा है कि विशेष तथ्य है कि मालगाड़ी मुख्य रूप से सामान ढोने के लिए प्रयोग की जाती है। यात्री रेलगाड़ी जो होता है हम लोगों को, दैट मींस व्यक्ति को ले जाने के लिए। मेट्रो भी व्यक्ति के लिए ही है, लेकिन उसमें है कि वो एक लिमिटेड एरिया में ही चलता है, वो लंबी दूरी तय नहीं करता, वो लंबी दूरी में नहीं रखा जाता है। अब देखिए यहां भी कुछ मैंने आपके सामने सारे का, देखिए एरोप्लेन ऊपर से निकल रहा है, ये मालवाहक गाड़ी है, और नीचे देखिए एक छोटा सा हमारे पास गाड़ी लगा हुआ है जो 4 व्हीलर है। इस तरह से यहाँ देखिए शिप है। हमने एक ही पिक्चर में तीनों मार्ग को दिखाने की कोशिश किया है। एक देखिए हवाई मार्ग से जा रहा है, ये देखिए सड़क मार्ग से जा रहा है, और यहाँ देखिए शिप जो है समुद्र में है। यानी तीनों मार्ग का इसमें चित्र में किया गया है ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि परिवहन का वेग क्या होता है, परिवहन का वेग क्या होता है। अब इसी तरह से चित्रण होते रहेगा। अब जल परिवहन में आइए। जल परिवहन में हमारे पास इस तरह के होते हैं, एक जल के ऊपर से चलती है गाड़ियां, एक जल के नीचे से चलती है। तो देखिए हमने यहां लिखे होंगे कि आंतरिक जल परिवहन, ये देखिए समुद्री परिवहन मतलब नदी, झील और नहरों में, और समुद्री पर समुद्र और महासागर में नाव, नौका, स्टीमर, मालवाहक जहाज। आप देख रहे हैं नाव कभी नीचे नहीं जाता है क्योंकि ओपन होता है, स्टीमर भी नीचे नहीं जाता, लेकिन जो मालवाहक जहाज होते हैं उनको नीचे के रास्ते से ले जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी ये सब वहां अंदर अंदर रास्ता बना हुआ है, वहां बताया जाता है। अब इसके क्या हमारे पास लाभ हो सकते हैं? तो बहुत अधिक मात्रा में सामान को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए, जैसे बहुत लंबा दूरी है जहां पे ट्रेन से भी अब सोचिए कि कहां ईरान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, कहां अमेरिका है, कहां ईरान है, कहां भारत है। अगर आप इसको ग्लोबल लेवल पे देखिएगा तो इसकी दूरी जो होगा, उस दूरी को हम लोग हवाई मार्ग, बहुत सारा सामान लाना है, हवाई मार्ग से बहुत सारा सामान को भी नहीं लाया जा सकता है। उसके लिए सबसे आसान होता है कि मालवाहक जहाज में लंबी दूरी को तय किया जाए और उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए। तो हर एक का अपना अपना विशेषता है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो वायु परिवहन है, एयर में जो हवाई मार्ग से होने वाले परिवहन को वायु परिवहन, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, 2-4 लोगों को ले जाना है, 2-3 लोगों को ले जाना है तो हेलीकॉप्टर से ले जाइए, बहुत लंबी दूरी इसमें भी नहीं होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाना है, सामान ज्यादा से ज्यादा ले जाना है तो हवाई जहाज से ले जाइए। और सबसे खासियत क्या है इन दोनों परिवहन में कि यह तेज परिवहन साधनों में से आता है, सबसे ये तेजी से चलता है और लंबी दूरी के लिए उपयोग किया जाए। जैसे हमको अमेरिका जाना है तो बहुत लंबा दूरी है, ईरान जाना बहुत लंबा दूरी है, तो हमको जल्दी पहुंचना है तो हम इसी का। दूसरी चीज ये है कि कोई आपातकाल स्थिति आ गया, कोई ऐसा बहुत बड़ा संकट आ गया और उसका निदान तुरंत चाहिए, तो उस समय हम लोग हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। हमें ऐसा जगह पे जाना है जहां पर सड़क मार्ग और रेल नहीं पहुंचती है, वहां पर हवाई जहाज भी नहीं पहुंचती है, लेकिन अगर वो दुर्गम स्थल पे कहीं भी छोटा सा प्लेन एरिया अगर मिल जाए तो हेलीकॉप्टर वहां लैंड कर सकती है। हेलीकॉप्टर के जरिए उस दुर्गम क्षेत्र में जाया जा सकता है। तो देखिए परिवहन से हम लोग कहां कहां पर जा सकते हैं। अब रही बात की जहां जिसमें बहुत ज्यादा गुण होता है, कुछ अवगुण भी होता है। आप कहेंगे कि हवाई जहाज में सर क्या अवगुण है? भैया सबसे बड़ा अवगुण यह है कि इसकी जो लागत होती है सड़क और रेल परिवहन से बहुत ज्यादा होती है। तो सीधी बात है कि हमारे पास विज्ञान में ये 2 चीजें सिखाई जाती है कि एनीथिंग बी ऑब्टेन्ड इजीएस्ट एंड कन्वीनियंस एंड लो कॉस्ट मटेरियल, कम लागत में बना हो, आसानी पूर्वक उपलब्ध हो और उसे कैरी करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान हो। तो उसी को साइंस में हम लोग स्थान देते हैं। तो क्या हवाई जहाज को नहीं? देखिए हवाई जहाज की अलग ही इंपॉर्टेंस है ना। अब बहुत लागत भी है, दुर्गम क्षेत्र में जाना है तो भाई वहां तो हम यूज करेंगे ही करेंगे,
कोई विकट स्थिति आ गई है, आपातकाल आ गई है, तो वहां तो हम करेंगे ही करेंगे। मतलब ये कमी बताए कि ये सामान्यता हम सभी जितने भी हम लोग हैं, जितने भी हम लोग लगभग हम लोग 150 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, तो क्या हमें नहीं लगता कि 100 करोड़ लोगों के पास भी ये पहुंच है जो हवाई जहाज से सफर कर सके हमारे यहाँ भारत जैसे देश में। हमारे पास ऐसा नहीं कि मेरी इकोनॉमी की समस्या है, समस्या हुआ कि हम लोग का जो ज्यादातर हमारा जो लोग है, जो हमने 100 करोड़ की बात कहा, वो एक बिलो एवरेज कंडीशन में आते हैं इकोनॉमी के हिसाब से, जो एफर्ट नहीं करते हैं। अगर कभी काल हम लोग एफर्ट करते भी हैं तो वो एक उसके लिए बहुत सारी बचत करते हुए हम लोग करते हैं, जो कि रेगुलर वे में उसको कहें कि ये नहीं माना जाएगा कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये कमी के रूप में मैंने लिखा है कि इसकी लागत इतनी ज्यादा है तो उसका जो हमारा फेयर होता है, यात्रा करना ही फेयर होता है, तो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग दूसरे किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग कर लेते हैं और कम खर्च में निकल जाते हैं। इसलिए मैं इसको कमी के रूप में रखा हूं। अब तुलना मैंने कराया, देखिए अब आपके क्वेश्चंस भी शुरू होंगे। तुलना मैंने कराया है कि परिवहन कैसे है, मार्ग कैसे है, गति कितना है, उपयोग कितना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम ईबीएस को नवोदय विद्यालय के नामांकन की प्रतियोगिता का जो परीक्षा होगी, वहां पर पहली बार ईबीएस को जोड़ी गई है। तो मेरा काम ये सिर्फ बताना नहीं है ना कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना, नहीं, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है तो मैं बताऊंगा। कैसे आप क्वेश्चन को वहां पर पकड़ पाएंगे, कैसे क्वेश्चन को वहां पर कर पाएंगे, आप सारी चीज जान रहे हैं। अब देखो ये तुलना मैं करा रहा हूं, परिवहन में है साइकिल, बस, रेलगाड़ी, नाव, जहाज, हवाई जहाज। अब ये क्वेश्चन आ गया, आपके पास आएगा कि कॉलम मैच कराइए, मैच ए बी दे देगा कॉलम, एक तरफ परिवहन दे देगा, एक तरफ मार्ग दे देगा, फिर एक तरफ परिवहन दे देगा, एक तरफ गति। देखिए कितने तरह के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और एक तरफ परिवहन दे देगा, एक तरफ उसका उपयोग दे देगा। तो 4-5 तरह के क्वेश्चन तो मैं एक छोटे से एक पेज में करा दे रहा हूं। एक ना क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, देखिएगा मेरे क्वेश्चन में भी मैच कराने वाले क्वेश्चन है, आप वहां करेंगे तो पता चलेगा। अब साइकिल होगा तो सड़क पे ही चलेगा, हवा में तो चलेगा नहीं, पानी में चलेगा नहीं। यही चीज आपको सीखना है, यही आपको दिमाग में बैठाना है कि साइकिल कहाँ चलता है, बस कहाँ चलता है, रेलगाड़ी कहाँ चलता है, नाव कहाँ चलता है, जहाज कहाँ चलता है, हवाई जहाज कहाँ, ये क्लियर हो जाएगा। फिर गति क्या होगा, आप साइकिल चला रहे हैं, कोई बच्चा बस से जा रहा है, उसके बाद कोई बच्चा रेलगाड़ी से जा रहा है, कोई नाव से जा रहा है, कोई जहाज से, कोई हवाई जहाज से। देखिए मैंने लिखा है गति में, साइकिल का सबसे कम गति होगा, बस का मध्यम गति होगा, रेलगाड़ी का मध्यम या तेज, रेलगाड़ी सुपर फास्ट भी होता है ना, जैसे बुलेट ट्रेन है, राजधानी है, एक पैसेंजर भी है, तो ये उसके तो मध्यम और तेज दोनों में आएगा। आप किस तरह के रेलगाड़ी पे सफर कर रहे हैं ये मायने रखता है। नाव जो होगा ये देखिए बाई हैंड चलने वाला है, बहुत कम होगा। अगर वो उसमें मशीन लगा हुआ है तो थोड़ा सा मध्यम होगा, बहुत तेज नहीं होगा, ओपन होता है बहुत तेज नहीं होगा। जहाज है मध्यम में आएगा, और हवाई जहाज है बहुत तेज चलेगा, वेरी हाई स्पीड से चलेगा। इसके बाद उपयोग हम किसके, जैसे आपको साइकिल मिला, घर से आने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी पे आपका स्कूल है, साइकिल चाहिए ना, बस से क्यों आइएगा, साइकिल चाहिए। और बस से आने के हो सकता है रोड ना हो सकता है रेल मार्ग ना हो सकता है नाव का के लिए पानी का कोई सुविधा ना हो, हवाई जहाज का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो छोटी दूरी, सबसे कम दूरी के लिए साइकिल लिया गया है। अगर हमको थोड़ी सी लंबी दूरी जा रहा है तो यात्री परिवहन, बस से हम लोग कहते हैं कि यात्री गाड़ी है, इसमें सारे लोग जा सकते हैं। फिर हमारे पास रेलगाड़ी में यात्री और माल दोनों जाते हैं। नाव से जल मार्ग है, जल मार्ग में भी हम लोग सामान ढोने के भी काम करते हैं, और हम लोग इंसान भी, लोगों भी जा सकते हैं। जहाज से भारी, जो बहुत भारी सामान होता है, मालवाहक कहते हैं, उससे आ सकते हैं। और हवाई जहाज का तो मतलब ही हो गया कि आपको लंबी दूरी तय करना है। सबसे तेज सामान्य यात्री परिवहन में वायु परिवहन आता है। अब इसके बाद आगे देखिए, पुराने समय का जो परिवहन है, जो जिसकी मैं चर्चा थोड़ी देर पहले किया कि अगर बैलगाड़ी है और एका गाड़ी है तो आप किससे जाना चाहेंगे, बैलगाड़ी से, एका गाड़ी? आपको जल्दी पहुंचना है तो बैलगाड़ी से जाएंगे, एका गाड़ी से जाएंगे, स्वाभाविक है। तो पुराने का समय का परिवहन और आज के परिवहन में क्या अंतर है, थोड़ा सा देख लीजिए कि अभी जो आधुनिक वाहनों के आने से पहले लोग परिवहन के लिए जानवर और सरल साधनों का उपयोग करते थे, जैसे घोड़ा, जबकि शुरुआत में मैंने बताया बैलगाड़ी, ऊंट, हाथी,
पालकी ना, तो देखो मेरे को एक छूट गया था, अभी देखो मैंने पालकी देखा तो मेरे को याद आया। बच्चे तुम लोग को पता ही नहीं होगा कि पालकी होता क्या है। अगर आप में किसी को पता है हाथ खड़ा करो। कितने बच्चों को पता है कि पालकी देखा है? कोई देखा है क्या पालकी? एक भी बच्चा नहीं हाथ उठा रहा। क्यों? क्योंकि पालकी जानते ही नहीं हो कि क्या होता है। जानते हो पालकी भी परिवार है। पहले जब शादी ब्याह होती थी ना, तो जब दुल्हा दुल्हन की विदाई होती थी ना, तो उसी पालकी के अंदर बैठाकर, और दो लोग आगे और दो लोग पीछे होते थे। वो मैन से आदमी, इंसान इंसान को ढोता था, इसको वो पालकी था। चार लोग मिलके उसको उसमें बैठाकर उनको एक लड़की के घर से लड़के के घर तक ले जाया जाता था, उसको पालकी। देखिए ये भी परिवार है, ये तो मेरे दिमाग में अभी तक नहीं आया, अभी मैंने एग्जाम्पल देखा था, ये भी परिवार है। ये सारे पुराने हो गए, अब किसी के घर में पालकी नहीं जाती है। अब सारे जो लड़का लड़की का विदाई होता है ना, गाड़ी से होती है, व्हीकल से होती है, 4 व्हीलर से होती है, हवाई जहाज से भी हो रही है। अब पहले जैसा नहीं है। पालकी अगर आप नहीं देखे होंगे तो अपने घर में पूछिएगा, दादाजी से, नाना जी से, पापा से, मम्मी से, जरूर बताएंगे कि पालकी क्या होता था। आपको होमवर्क है, पालकी पूछिएगा पालकी क्या होता था, बताएंगे। अब इसमें है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैलगाड़ी लंबे समय तक लोगों और सामान के लिए परिवहन का महत्वपूर्ण साधन रही है। ये तो शुरू से मैं बता रहा हूं, यही हमारा, यहीं से शुरुआत ही हुआ था। इसके बाद अब देखिए ये सारे जो पिक्चर दिया गया है आपको बताने के लिए कि आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे कैसे हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ और अब हम लोग कहाँ हैं। अब हम लोग रेल, ट्रेन, ये सब हवाई जहाज, जैसे ऊंट का रेगिस्तान में अभी भी इस्तेमाल होता है। अभी आप हमारे जो हिंदुस्तान का बॉर्डर है, जो राजस्थान जैसलमेर की तरफ लगता है, गुजरात का बॉर्डर जो लगता है, अभी भी वहां पर सैनिक हमारा ऊंट का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे सर वहां ऊंट, क्योंकि देखो भैया वहां साइकिल नहीं चल सकता है, बस नहीं चल सकता है, रेलगाड़ी नहीं चल सकता है, और वहां पर अगर उनको बॉर्डर को सेफ्टी में रखना है तो निश्चित एक ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है, मेरा एक क्वेश्चन भी होगा, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है, गति होती है, वो सड़क मार्ग पर चलने वाले सामान्य बस से के लगभग आसपास होती है। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये याद रखिएगा। हो सके ये क्वेश्चन कुछ भी दिया जा सके। अब आइए, अब देखिए जो विषय वस्तु नया जोड़ा गया है, अब यहां पर ये टॉपिक यहां आकर जुड़ता है। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने इसको फर्स्ट टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया। आपके सामने अगर कोई शिक्षक किसी पहला टॉपिक को लेकर आता है तो ये समझ के आता है कि जो हमारा विषय है उस विषय से संबंधित सबसे पहले बच्चे ये जाने। देखिए अब यहाँ पर परिवहन और पर्यावरण, यानी इन्वायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरण, और साइंस माने विज्ञान। अब इसमें विज्ञान कहां से आ गया? तो ये पर्यावरण को हमको बचाने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ईवी का इस्तेमाल होने लगा। इसका मतलब हुआ जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं वो इस्तेमाल होने से हमारे पास गाड़ियां धुआं नहीं देगी। अगर धुआं नहीं देगी तो पर्यावरण हमारा जो दूषित हो चुका है ऑटोमेटिकली 80% शुद्ध हो जाएगा। जो भी लोग कोरोना को देखा है, 2020 का कोरोना और 21 का कोरोना, ऑटोमेटिक हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो एयर पॉल्यूशन था ऑटोमेटिक गायब हो गया था। आप नहीं विश्वास करोगे, गया से हिमालय पर्वत दिखने लगा था। छत पर जाओ हिमालय दिखने लगा। तो लोग सोच रहा होगा कि सर इसी तरह से बोल रहे हैं हिमालय यही है। हाँ है, यही है। कोई चीज दिखने के लिए ना हमारे पास सिर्फ एयर जो होना चाहिए क्लीन होना चाहिए। अगर एयर में कोई गंदगी नहीं है तो हमारी आंख में इतनी क्षमता है कि वो कितनी लंबी दूरी को भी देख सकता है। अब सोच लो जिस समय गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था तो कैसे समझ गए थे कि तारे होते हैं, अंतरिक्ष में बहुत सारे अलका पिंड होते हैं, कहीं ना कहीं तो उन्हें कभी ना कभी तो कुछ दिखा होगा। इसका मतलब उस समय इन्वायरमेंट जो था 100% क्लीन था और नेकेड आई से क्लियर दिखता था, और उसके बाद वो स्पष्ट दिखने के लिए थोड़ा धुंधला दूरी होने से पड़ रहा था। तब उन्होंने दूरबीन, दूर का चीज देखने के लिए, जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी, बाद में कहा गया स्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, तो
कोई भी दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन का उन्होंने इस्तेमाल किया था, दूरबीन से देखा गया था। तो उनके समय वो तो जब कहे थे कि पृथ्वी भी घूमती है, तो उनका राजा तो उनको कैद ही कर दिया था। विज्ञान की कितनी समझ कम हुआ करता था कि उन्होंने अपने जब देश में कहा कि पृथ्वी भी सूरज को चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूरज को घूमते हुए, तो सब लोग देख ही रहा था ना कि ईस्ट में आता है वेस्ट में जाता है, ईस्ट में आता है वेस्ट में जाता है, लेकिन पृथ्वी तो दिख नहीं रहा कि घूम रहा है। अब उन्होंने कहा कि पृथ्वी घूम रहा है, जानते हो 7 साल कैद रहे थे वो। बाद में जब वो प्रमाणित किए थे, उनका दो दो कंसेप्ट जब अपने राजा को ये प्रमाणित किए थे कि मेरे मुकुट में जो ऑर्नामेंट्स बना है उस मुकुट में मिलावट है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत आया, जब वो उसका वेट और वॉल्यूम और डेंसिटी निकालकर उन्होंने बताया कि इसमें चांदी मिला हुआ है और सोना कम है, और आपका जो आपने जो सोना दिया वो सोना को उसने जो दुकानदार ने चुरा लिया है, उसका जगह चांदी है, उसको उन्होंने प्रमाणित किया था पानी के बोतल में रखकर। वो कहानी पढ़े होंगे आप ही के लेवल में कहानी पढ़ना पढ़िएगा तो ये समझ में आएगा। तो मेरा यही कहना है कि अब इसका पर्यावरण से क्या रिलेशन है, पर्यावरण तो इसमें हमारा क्या क्या पर्यावरण, गाड़ियां चलती है धुआं निकलता है, देखिए धुआं निकलेगा तो कौन सा प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा। गाड़ियां चलती है आवाज करती है, कौन सा प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। गाड़ियां चलती कैसे है, पेट्रोल से। पेट्रोल बनता कैसे है, तो पेट्रोल हमारे पास फॉसिल से बना हुआ है, यानी ये कहिए कि वहां पर आप कह सकते हैं कि कोयला से भी बिजली तैयार करते हैं हम लोग, और कोयले से पेट्रोल तो नहीं, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो अर्थ से ही निकला है, यानी वो सारे लकड़ी से ही बने हुए हैं, तो ये उसकी खपत भी हो रही है, जैसे एलपीजी हो रहा है, पेट्रोल है, डीजल है, बहुत सारे। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जितना ज्यादा आपके पास धुआं निकलेगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उतना ही ग्लोबल वार्मिंग होगी, यही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कहा जाए, और उतनी ही गर्मी बढ़ेगी, और आपको गर्मी के दिन में असहाय गर्मी लगने का कारण भी यही है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। देखिए विज्ञान अब आ गया, अभी तक तो मैं आपको सामाजिक ज्ञान करा रहा था, अब केवल विज्ञान की बात हो रही है। और देखिए यातायात की भीड़, बच्चों आप कभी भी गया आना, चौक पे जाना और चौक पे पैदल चलने की कोशिश करना। अभी जो टोटो गाड़ियां छोटी वाली चली हुई है ना, 3 पहिया वाहन ईवी जिसको बोलते हैं, उसके चलते उसके आ जाने से पैदल चलना अब हमारे बस की बात नहीं रहा है, शहरों में परेशानी शुरू हो गई है। ये देखिए ये सारे परेशानियां आपके पास आएगा। अब पैदल प्रदूषण को कम करना है, चाहते हैं कि भैया एनवायरमेंट क्लीन रहे, नीट रहे, उसके लिए क्या करना है, पैदल चलिए। अब हमको जानते हो स्कूल जाना है, बच्चे मोटरसाइकिल निकाल के स्कूल जाते हैं, 500 मीटर की दूरी पर स्कूल है, तो पैदल नहीं जाना चाहते हैं। चाहिए क्या, तो पैदल जाइए, साइकिल का उपयोग करिए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलना, साइकिल का उपयोग करिए, नहीं करते हैं। सार्वजनिक परिवहन, अगर आप आ रहे हैं तो आप उस गाड़ी पे अकेले क्यों आ रहे हैं, 2-3 लोग को बैठाइए ना, ताकि कम से कम 3 आदमी आएगा तो कुछ तो हमारे पास पर्यावरण दूषित कम होगा। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बस से आइए, कार से आइए, या फिर आप इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग करिए जहां से धुआं नहीं निकलता हो। देखो तो हमारा पर्यावरण दूषित कम होगा, कम होगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, इन्वायरमेंट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस में इसी पे फोकस किया जा रहा है कि आपको पर्यावरण को दूषित नहीं होने देना। इसी तरह से अगर आप सार्वजनिक परिवहन को लेकर चलते हैं जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठ रहे हैं, जैसे बस हो गया, मेट्रो हो गया, लोकल ट्रेन हो गया, सार्वजनिक टैक्सी हो गया, क्या लाभ होगा? देखिए क्या लाभ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए क्या लाभ होगा। आप सोचिए कि बस में हम लोग 50 लोग बैठे हुए हैं, 50 लोग के लिए एक मात्र बस है, अगर 50 के लिए एक बस होता तो 50 बस खुलती। तो एक बस का अगर मान लीजिए कि AQI जो है 500 आ रहा है, तो 50 बस का कितना हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए, 25,000 हो जाएगा। तो 25,000 AQI और 500 AQI में कितना अंतर है, हमारा कितना एयर प्रदूषण होता, हम लोग को रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि आप ना सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करिए, सड़क और वाहनों की संख्या कम होगी। एक बार 50 आदमी को ले गया तो भीड़ भी कम होगा, ऐसे 50 बस जाएगी तो 50 बस भीड़ भी ज्यादा करेगी, ईंधन की बचत होगी। 50 बस की ईंधन, मान लीजिए कि उसमें 50 लीटर पेट्रोल लगा, तो 50 में 25,000 हो जाएगा, ये हमारा बच जाएगा। फिर इसके बाद प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, कम से कम धुआं निकलेगा, और यातायात की समस्या कम हो सकती है। यातायात की समस्या कम होगी क्योंकि आपको पैदल चलने का या साइकिल से चलने का मौका मिलेगा। इसी प्रकार निजी और सार्वजनिक परिवहन जो है, निजी और सार्वजनिक परिवहन जो होगा वो क्या होगा, अपने अगर गाड़ी से आप जा रहे हैं, जिस गाड़ी से अपने खुद से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए अब जैसे आपका निजी कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, उसको हम लोग निजी वाहन कहते हैं। अगर हम उस कार से जा रहे हैं और अकेले जा रहे हैं, कोशिश करें ना
कि अपने कार्यालय के कुछ लोगों को साथ में ले लें, जो 4-5 लोग जा रहे हैं उनको साथ में ले लें। तो उस तरह से हम लोग अगर इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पर्यावरण और ज्यादा सुरक्षित रहेगा, कम दूषित होगा। तो पर्यावरण की दृष्टि से सार्वजनिक वाहन क्यों अच्छा है, आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से सार्वजनिक वाहन क्यों अच्छा है। अगर हमारे ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं और सब लोग अपने अपने गाड़ी से आते हैं और वो 50 लोग मिलकर सार्वजनिक बस से, एक बस से आते हैं, जो हमारा सरकारी बस है उससे आते हैं, तो समझ लीजिए एक तो इकोनॉमी का भी फायदा होगा और दूसरा सबसे होगा कि प्रदूषण कम से कम होगा, न के बराबर होगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमें जापान की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर, जापान में लोग यही करता है, कितना भी अमीर होगा ना सार्वजनिक वाहन से ही अपने ऑफिस में जाता है, सार्वजनिक वाहन से, और वो बीच में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता है जहां से कि प्रदूषण हो, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, प्रदूषण की बात हो, वहां पर लोग बहुत इसके लिए सचेत रहते हैं। हमें भी उनके टेक्नोलॉजी के उस विधि को अपनाना चाहिए और उसी कार्य को करना चाहिए जहां से कि हमारे लिए पर्यावरण कम से कम दूषित हो। आगे आइए कि परिवहन को व्यापार के रूप में कैसे इस्तेमाल करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आप मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री आ गई, अब उस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना। मान लीजिए इंडस्ट्री हमारा कहाँ है, इंडस्ट्री हमारा है आपका शहर में या शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन उसके लिए अगर चीनी मिल लगा है, गन्ना चाहिए होगा। गन्ना कहाँ उपजता है, शहर में, शहर में खेत है नहीं है, कहाँ उपजता है, गांव में। गांव से वहां जाना चाहिए ना, जाने के लिए क्या चाहिए, परिवहन चाहिए ना हमको। तो परिवहन जब वहां के लिए होगा तो कैसे होगा, ये जानना कि परिवहन वहां तक कैसे हमारा, तो कोई ना कोई हम लोग ट्रक वगैरह, कोई ना कोई रेलगाड़ी से कहीं भिजवाएंगे। आप सुन लीजिए, अब वो रॉ मटेरियल गया, चीनी तैयार हुआ, फिर वापस उपभोक्ता के पास, कंज्यूमर के पास आना है, फिर परिवहन चाहिए। तो आपको देखिए परिवहन और व्यापार दोनों हम लोग को कितना जरूरी है। अब ये मैंने इसी बात को लिखा भी है कि किसान खेत में उगाई गई फसल को ट्रक द्वारा बाजार तक पहुंचाता है, कारखाने में बने सामान को फिर वो वापस कहां लाता है, फिर वो वापस लाता है अपने ही उपभोक्ता के पास, जहां से वो सामान गया तो वहीं से। तो अच्छा परिवहन तंत्र है कि तेज व्यापार और बेहतर बाजार संपर्क होना चाहिए। दुर्गम क्षेत्र की मैंने बात शुरू में भी किया था, उसके लिए जैसे पहाड़ी है, रेगिस्तान है, या फिर कोई हमारा वन क्षेत्र है, ऐसे में अलग अलग परिवहनों का उपयोग किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में सड़क और रोपवे का इस्तेमाल, रोपवे आप जानते होंगे, राजगीर गए हैं या कोई ऐसा जगह पे जहां पे कि ऊपर से ऊपर ही एक छोर से एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पे जाए, रोपवे बोलते हैं। उसके लिए एक वे बना हुआ है जो ऊपर से ऊपर आपको ले जाता है बैठा करके, वहां से वहां सामान या आप इंसान को भी, किसी को भी, ठीक है। अब है कि नदी वाले क्षेत्र में नाव का प्रयोग किया जाता है, जहां नदी है वहां नाव का प्रयोग किया जाता है। द्वीप के लिए नाव और जहाज, कोई आइलैंड पे जाना है वहां के लिए नाव और जहाज, बहुत दूर या कठिन क्षेत्रों के लिए हवाई परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी बातें की चर्चा हो चुकी है और अब हम लोग यहां पर, मैं शुरू में क्या कहा था, सुरक्षा, यातायात नियम का पालन, सड़क पर, रेलवे ट्रैक पे या हवाई मार्ग में, सबके लिए वे अलग अलग बने होते हैं। उनके वे में क्या क्या हम लोग को जोड़ने हैं, कैसे कैसे नियम है, जो यातायात ट्रैफिक रूल्स है, एयर ट्रैफिक रूल्स है, रेल ट्रैफिक रूल्स है, लैंड ट्रैफिक रूल्स है, उस रूल को हम लोग को सबको सीखना चाहिए। अब सपोज कर लीजिए कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं स्कूल, हेलमेट नहीं पहने हैं, आपके साथ क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सोचिए और बताइएगा कि क्या क्या आपके साथ हो सकता है। हेलमेट नहीं पहने हैं, किसी कारण से गाड़ी एक्सीडेंट कर जाता है तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, गाड़ी के साथ क्या क्या हो सकता है, आपके साथ क्या क्या, कार चला रहे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं। तो जो यातायात का नियम है, उस यातायात के नियम को अगर फॉलो करते हैं तो नियमों का पालन और सावधानी से सुरक्षित यात्रा में जाइएगा। अदरवाइज अगर आप मनमानी करेंगे तो उस मनमानी का शिकार हो जाइएगा। बच के रहना चाहिए, हमें कुछ भी करना चाहिए तो सब नियम के अनुसार करना चाहिए, नियम से परे होकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना। अब आइए पशुओं द्वारा, जैसे शुरू में ही मैंने कहा था कि जिस समय हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का वे नहीं था तो बहुत सारे घोड़ा, ऊंट, बैल, हाथी, इसकी चर्चा मैं कर दिया है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने परीक्षा की तैयारी पे बात कर रहा हूं। आपकी जो परीक्षा होने वाली है JNVST के लिए महत्वपूर्ण
कुछ वन लाइन, एक एक लाइन मैंने दिया है बच्चों, आप इसको कीप इन माइंड, दिमाग में रख लीजिएगा। हो सके कि यही क्वेश्चन आपको आ जाए, इसकी कोई संभावना ऐसा नहीं है कि नहीं आए, हो सके कि आ जाए, मैक्सिमम संभावना कि आ जाए। तब परिवहन का अर्थ क्या है, सड़क परिवहन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, रेल परिवहन में क्या करते हैं, जल परिवहन में क्या करते हैं, वायु परिवहन में क्या करते हैं, बस मेट्रो के लिए किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, साइकिल क्या है, प्रदूषण को बढ़ाता है घटाता है, बैलगाड़ी किस तरह का संसाधन है, साधन है, पारंपरिक है अपारंपरिक है, परिवहन व्यापार और आर्थिक विकास में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सार्वजनिक परिवहन प्रदूषण और यातायात कम करने में सहायक होता है। इन सारी बिंदुओं की चर्चाएं हो चुकी है। अब थोड़ी सी बात मैंने ये किया है कि एनसीईआरटी आधारित परिवहन साधन जो है असम में, देखिए कुछ अब क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं, इसीलिए मैं इन सारी बातें को आपके सामने रख रहा हूं कि असम में क्या होता है। बांस और रस्सी का पुल का इस्तेमाल वहां पर पार करने के लिए, दुर्गम क्षेत्र है वहां, किया जाता है। लद्दाख ट्रॉली का उपयोग किया जाता है चरखी पुली के सहारे लद्दाख में। केरल बल्लम, लकड़ी की छोटी नाव हम फेरी जिसको बोलते हैं। देखो बच्चों, ये जो मैं इसके पहले जो एक लाइन में बताने की कोशिश किया और अभी जो मैं बोल रहा हूं कि क्षेत्रवार, ये तुम्हारे लिए वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ना प्रश्न है, प्रश्न आईपी बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ऐसी की संभावनाएं हैं कि इसमें से कोई एक आध क्वेश्चन भी आ गया तो आपको 3 से 4 नंबर या जो भी नंबर होंगे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। राजस्थान में जो है ऊंट का है, मैंने अभी बोला था कि रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अब देखिए गुजरात में जुगाड़ गाड़ी, ये जुगाड़ सिस्टम बिहार का है, लेकिन जो वहां पर गाड़ियां चलती है जुगाड़ सिस्टम से, वो जुगाड़ गाड़ी कहा गया। उत्तराखंड में पथरीले और उबड़ खाबड़ रास्ते वाले रॉकी पथ, ये जो हमने आपके पास जो 6 जगहों का 6 स्टेट का नाम लिया है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हमको स्वच्छ ईंधन चाहिए, पर्यावरण को बचाना है, तो फिर हमें क्या करना होगा, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पूछेगा कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कौन सा गैस होता है, मुख्यतः कौन सा गैस होता है, याद रखिएगा मीथेन। मैंने क्या बोला, मीथेन और नाइट्रोजन, 2 मुख्य होता है। उनमें भी मुख्य कौन है, मीथेन गैस होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मेन होता है मीथेन, और इसीलिए वहां पर क्या होता है कि प्रदूषण बहुत ही कम, थोड़े मात्रा में होती है। और यातायात नियम में लाल बत्ती क्या बताती है, पीली बत्ती क्या बताती है, हरी बत्ती क्या बताती है, तो ये समझिएगा। लाल बत्ती का मतलब होता है रुको, पीली बत्ती का मतलब देखो, हरी बत्ती का मतलब जाओ। रुको देखो जाओ, पढ़े ना क्लास 4 में या 5 में, पढ़े ना रुको देखो जाओ, हाँ पढ़े हैं, मैंने बुक पलटा था, देखा था, लिखा था कि रुको देखो जाओ। यानी जो लाल बत्ती होती है, अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, तो देखिए कि अगर रोड पे लाल बत्ती जली हुई है यातायात नियम में, रुक जाइए ना, रुक जाइए। पीली बत्ती है तो अब वो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रुकिए और आगे बढ़िएगा, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि पीली बत्ती में संकेत है आगे बढ़ने का, और हरी बत्ती का मतलब हुआ जाइए। चौथा चीज जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग जानते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग क्या है भैया? जेब्रा क्रॉसिंग है कि रोड पे ऐसे पैरेलल लाइन दिए रहते हैं, अगर एक छोटा बच्चा भी, एक जानवर भी अगर वो रोड पे आके क्रॉस कर रहा है तो दोनों तरफ की गाड़ियां ऑटोमेटिक रुक जाती है बिना कहे। जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब है कि कोई भी वाहन, कोई भी परिवहन अगर रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग का निशान बना हुआ है, पार कर रहा है, पहले दाएं बाएं आगे पीछे चारों डायरेक्शन को उनको देखना है। ड्राइवर को सिखाया जाता है तब उस क्रॉस को क्रॉस करना है कि कोई भी एक एनिमल या कोई जीव जंतु इससे पार, तो अगर पार करता तो उनको रोकना है, ऑटोमेटिक रोकना है, कोई बत्ती की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस किया जाता है। अब कुछ बातें जो है याद रखने जो बातें कही की जा रही है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो बातें हमने कहा है इस बात को भी नोट कर लीजिए। ये सब एक एक शब्द वाले हैं और यही परीक्षा उपयोगी है, यही परीक्षा में आपको काम भी आएगा। अब इसके बाद आ जाइए, देखिए मैं कुछ क्वेश्चन की जो बात किया था, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा बच्चों आप लोग बनाने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन है, परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परिवहन का मुख्य उद्देश्य होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में दूरी को तय करना। कौन सा ऑप्शन लग रहा है? देखिए यहाँ पे बात कहीं लिखा हुआ है, यही तो हमारा डेफिनेशन है। तो ये देखिए नंबर बी में लिखा हुआ है,
कि लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। मैंने उसमें समय भी कम की बात किया कि अच्छा परिवहन होगा तो कम समय भी लगेगा। नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा जल परिवहन है? मैं नहीं बताऊंगा जल परिवहन कौन है। जल परिवहन नाव और हवाई जहाज दो है, सही है ना? हवाई जहाज भी होगा ना, जल में चलता है ना हवाई जहाज? नहीं, ठीक है, वेरी गुड। नाव है, वेरी गुड, नाव है। हवाई जहाज तो वाव हो गया, ठीक है। कौन सा सार्वजनिक परिवहन है? साइकिल, साइकिल बोले, निजी कार, निजी मोटरसाइकिल? नहीं। अब फिर सार्वजनिक कौन है? सार्वजनिक मतलब क्या हम अपने लिए बस लेके कहीं जाते हैं क्या? बस अगर प्राइवेट भी होती है ना तो सार्वजनिक होती है, सरकारी भी होती है तो सार्वजनिक होती है। ऑप्शन कहां जा रहा है? तो आपको यही सोचना है कि जो शाब्दिक अर्थ है उस पे ऑप्शन को लगाइएगा, तभी आपको इंट्रेंस मिल पाएगा नवोदय विद्यालय में, नहीं तो फिर वंचित हो जाएंगे अगर थोड़ा दिमाग नहीं लगाए तो। आगे बढ़िए। लंबी दूरी को कम समय में तय करने के लिए कौन सा परिवहन सबसे उपयुक्त है? पैदल चले, पैदल, बैलगाड़ी ले लें, साइकिल ले लें, साइकिल। लंबा दूरी है, कम समय लगाना है, पैदल चल सकते हैं? नहीं, साइकिल भी नहीं, ठीक है। तो फिर कैसे चले? चलिए हवाई जहाज से जाते हैं, हवाई जहाज से, ठीक है। अगर हमको दिल्ली जाना है गया से, हवाई जहाज पकड़ेंगे, बैठेंगे और उतरेंगे, ठीक है, बैठते बैठते उतर जाएंगे, अच्छी बात है। भारी मात्रा में माल को समुद्र के रास्ते दूसरे देशों तक भेजने के लिए, देखिए अभी मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चर्चा आपको क्लास में किया हूं। ईरान वाला जो घटना अभी घट रहा था, अभी तो बंद हो चुका है, वहां मैंने कहा था, तो अगर कहा गया कि भारी मात्रा में माल को समुद्र के रास्ते अगर आपको यहां से आप भेजना है तो कैसे भेजिएगा? रिक्शा ले ले, रिक्शा नहीं, मोटरसाइकिल ले ले, साइकिल नहीं, अब आपके पास क्या बच रहा है? देखिए तो सिर्फ जहाज बच रहा है, वेरी गुड, सिर्फ जहाज बच रहा है। ऐसे सोचना है, आंसर को ऐसे सोचना है कि कैसे हमारे पास जो प्रश्न को पढ़ना है और आंसर को देना है। निम्न में कौन सा प्रदूषण रहित परिवहन का उदाहरण कौन है? इसमें है प्रदूषण नहीं। देखिए साइकिल तो प्रदूषण देता है, समझ रहे हैं ना? साइकिल में धुआं निकलता है ना, देखें आप लोग। रिक्शा से भी धुआं निकलता है? नहीं। या साइकिल या रिक्शा हो तो लगा दीजिए। देखिए डीजल बस सबसे ज्यादा प्रदूषण, पेट्रोल कार प्रदूषण, डीजल ट्रक और प्रदूषण। भैया इस पे साइकिल, इस पे चले जाइएगा, ठीक है, साइकिल्स पे। अब आइए, मालगाड़ी का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? मालगाड़ी से सिनेमा देखते हैं ना हम लोग, मनोरंजन करते हैं, हो सकता है मालगाड़ी से हम लोग यात्रा करते हैं, हम लोग इंसान करते हैं, मालगाड़ी से खेलते हैं। तो फिर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ठीक है, वेरी गुड, सामान के परिवहन के लिए। इस तरह से आंसर के दोनों अप्रोच को देखना है कि आंसर जो है माल गाड़ी, जहां से माल ढोआ जाता है, ऐसे सोचना है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में कौन सा परिवहन विशेष रूप से उपयोगी होता है? हम लोग समुद्री जहाज से जाएंगे, पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, चढ़ जाएंगे, बैलगाड़ी से, बड़ी मालगाड़ी से, बैलगाड़ी से। तो दुर्गम क्षेत्र में जाना है, पहाड़ी इलाका में जाना है, एकदम दुर्लभ जगह है। मैंने कहा थोड़ा सा भी अगर स्पेस मिलेगा ना तो वहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराया जा सकता है। थोड़ी सी केवल उसमें ये 4-5 इंच का ये होता है, उसका जो नीचे का बना रहता है, बॉडी नट बोलते हैं उसको 4 से 5 इंच चाहिए, वो तब उतने ही में वो प्लेस कर जाएगा, और थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो वो चीज है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को ध्यान में रखिएगा। इस परिवहन के कारण निम्न में किसे बढ़ावा मिलता है? परिवहन से सबसे ज्यादा उपयोगी कौन हुआ? हमारा व्यापार। हमारा व्यापार बढ़ा, हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, क्यों स्थान परिवर्तन करते हैं? कुछ कमाने के लिए, अर्जन करने के लिए, इसलिए वहां पर हमारा क्या हुआ? व्यापार बढ़ता है। ये ध्यान में रखिएगा। सार्वजनिक परिवहन का एक प्रमुख लाभ क्या है? वाहन की संख्या को बढ़ाइए, ठीक है? नहीं। ईंधन की खपत बढ़ाना, गलत। यातायात प्रदूषण को कम करने में, यस 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 यस। हमने कहा था कि 50 बस से जाइए 50 आदमी, एक बस से जाइए 50 आदमी, तो 50 गुना आपका ईंधन भी कम खर्चा होगा, 50 गुना आपका प्रदूषण भी कम होगा, और 50 लोग एक साथ एक समय में पहुंचेंगे भी। इसलिए आपका आंसर सी ही होगा। इस तरह से जो भी बातें पहले दिया गया पीडीएफ को ईमानदारी से पढ़िएगा और उसके बाद आंसर को करिएगा, आपको सब समझ में आएगा। एक किसान को अपने खेत के लिए फसल बड़ी मात्रा में दूसरे शहर के बाजार तक पहुंचाती है, कौन सा विकल्प अधिक उपयोगी है? अब उसको सपोज कि किसान के पास 100 क्विंटल चावल है, साइकिल से ले जाएगा? पैदल ले जाएगा?
रिक्शा ले जाएगा? कैसे ले जाएगा भाई? ट्रक से ले गया। अब कारण भी दिया हुआ है। अब देखिए दूसरे तरह के प्रश्न जो है, बस अब थोड़े ही एक दो प्रश्न और है। ये देखिए, इसको रीजन असर्शन बोलते हैं। ए फॉर असर्शन एक कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, आर फॉर रीजन होता है। इसमें दिया रहता है कि जैसे ए और आर दोनों सही है तो आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर दोनों कथन सही है और एक दूसरे का वो एक्सप्लेनेशन व्याख्या करता है, हाँ सही में सही है, तो ए ऑप्शन है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं, कथन दोनों सत्य है लेकिन वो अलग अलग सत्य है, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, असर्शन गलत है और रीजन सही है। अब क्वेश्चन क्या है, एक सार्वजनिक वाहन में बहुत सारे लोग यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, सार्वजनिक परिवहन पर्यावरण के लिए लाभकारी हो सकता है। यस, अब देखिए सार्वजनिक परिवहन बस जो है उसमें 50 आदमी जाएगा तो ये पर्यावरण के लिए, यानी 50 बस के बराबर नहीं, एक ही बस जो है वो उतना प्रदूषण दे रहा है। 50 बस अलग अलग जाता तो ज्यादा प्रदूषण देता है। और सार्वजनिक वाहन में एक साथ 50 लोग जा सकते हैं। इसका मतलब है कि ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे को क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है कि हाँ सही है। इस तरह के क्वेश्चन भी रहेंगे, मैं बता दे रहा हूं। एक टाइप है, एक टाइप ऑफ, देखिए मैच कराने हैं। रेलगाड़ी क्या होता है, कहां चलता है, रेलगाड़ी कहां ले जाइएगा, देखिए जहाज कहां चलेगा जी, ये देखिए हवाई जहाज कहां चलेगा जी, एक सॉरी, ये जहाज हो गया पानी वाला जहाज है, हवाई जहाज वायु में जाएगा, ये वायु में जाएगा, और बस कहां चलेगा, सड़क पे जाएगा। ये देख लीजिए, इस प्रकार आपको वहां मैच कराना, ऐसे ऑप्शन आंसर ऐसे देना है। अब जहाज और हवाई जहाज में यहाँ पर शिप की बात की गई है और यहाँ पर एरोप्लेन की बात की गई है। ये इस तरह से निम्न में से कौन सा सही कथन है, यानी गलत सही भी पहचानना होता है। जल परिवहन केवल यात्रियों के लिए होता है, सही बताना है। जल परिवहन यात्री का नहीं, सामान भी ढोया जाता है। रेल परिवहन केवल छोटी दूरी के लिए होता है, गलत है, बड़ी दूरी के लिए भी होता है। वायु परिवहन तेज और लंबी दूरी के लिए होता है। साइकिल से वायु प्रदूषण बहुत अधिक होता है, ना ये नहीं प्रदूषण होता ही नहीं होता है, होना चाहिए था, इसलिए यही सही है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया है वो आपको समझ में अब आ चुका होगा। अब हम लोग यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दे दिया। अगले बार जब मैं आपके सम्मुख आऊंगा तो नए टॉपिक है, देखिए 6 टॉपिक्स है जिसमें एक टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके संदर्भ में अगर किसी बच्चे को कोई भी चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने शब्दों में अपने शिक्षक से, नोडल शिक्षक से कहिए सर इसको टाइप करके इस पे लिख दीजिए कि हमको इसमें और ये चीज चाहिए। अगले वीडियो में आपको वो चीज मिलेगा। धन्यवाद।